हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया लेसन स्टार्ट करा रही हूँ। लेसन नंबर 4 अभिप्रेरणा, जिसे इंग्लिश में मोटिवेशन कहते हैं। वर्तमान समय में प्रत्येक संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है कि मानवीय संसाधनों का कुशलतम एवं श्रेष्ठ उपयोग करना है। देखिए, संसाधन मैंने आपको पहले बताए थे। संसाधन दो प्रकार के जनरली होते हैं, मानवीय और भौतिक। भौतिक संसाधन जो आप जानते हैं, जिसमें मशीन है, माल है, ये सब आ जाते हैं, मनी वगैरह। लेकिन मानवीय संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसको मोटिवेट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मानवीय संसाधन को हम मोटिवेशन देंगे या उनको मोटिवेट करेंगे तो वो जो भौतिक संसाधन है उसका कुशलतम उपयोग करेगा। तो ये इस लेसन में हम आपको बताएंगे कि प्रत्येक संस्था का मुख्य उद्देश्य मानवीय संसाधनों का कुशलतम एवं श्रेष्ठ उपयोग करना है। मानवीय संसाधनों का बेहतर उपयोग एक चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य करने या न करने के प्रति जो चिंतन या दृष्टिकोण होता है ना, वो अलग अलग होता है। ठीक है ना। उत्पादन के विभिन्न साधनों में केवल मनुष्य ही सजीव और गतिशील होता है। संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य के कार्य करने की जो इच्छा है, इसको प्रभावित करने के लिए अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है। अभिप्रेरणा व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता और उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य निष्पादन में जो अंतर होता है उसे न्यूनतम करने का कार्य करती है। इसका मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति में काम करने की क्षमता जितनी होती है ना, और वो काम कितना करता है, दोनों में अंतर होता है। यानी क्षमता तो अधिक है लेकिन काम नहीं करता है, कम करता है। तो इन दोनों में जो अंतर है, इसको पाटने का काम कौन करता है? अभिप्रेरणा। ठीक है। ये एक मनोवैज्ञानिक ऊर्जा है जो व्यक्तियों के संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती है। अब देखेंगे हम अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषाएं। अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषाओं में क्या है, अलग अलग विद्वानों ने इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं भी बताई हैं। इसके लिए लुथांश ने क्या कहा है, आज प्रत्येक व्यक्ति, जन सामान्य एवं विद्वानों की अभिप्रेरणा के संबंध में अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। सामान्य अर्थ में हम क्या बताएंगे, अभिप्रेरणा एक आंतरिक इच्छा या भावना है जो किसी कर्मचारी को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करती है। ये इसका सामान्य अर्थ है, यानी कि ऐसी इच्छा या भावना है जो कर्मचारी को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती है। अलग अलग विद्वानों के कथन, जिसमें स्टेनले वेंस के अनुसार कोई भी ऐसी भावना या इच्छा जो किसी व्यक्ति की इच्छा को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि वह व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाए, इसे ही हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। कुंटज ने क्या कहा है, लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना ही अभिप्रेरणा है। यानी कि लोगों को इच्छित तरीके से कार्य करने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना, ताकि वही क्या कहलाएगा? अभिप्रेरणा। मैकफार्लेन ने क्या कहा है, अभिप्रेरणा मूलतः एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसका संबंध एक किसी कर्मचारी या अधीनस्थ में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो उसे किसी कार्य को विधिवत तरीके से करने के लिए या न करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। और विलियम जे स्कॉट ने क्या कहा है, अभिप्रेरणा का तात्पर्य लोगों को इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करने की एक प्रक्रिया से है। और विलियम ने क्या कहा इसके लिए, अभिप्रेरणा एक आंतरिक स्थिति है जो मानवीय व्यवहार को अर्जित, प्रभावित एवं क्रियाशील रखती है। ये 5 विद्वानों के अलग अलग जो है अभिप्रेरणा के संबंध में परिभाषाएं दी है। अब निष्कर्ष के रूप में हम बता सकते हैं, अभिप्रेरणा प्रबंधन का वह महत्वपूर्ण कार्य है जो व्यक्तियों की भावनाओं, इच्छाओं, आवश्यकताओं आदि का अध्ययन करके उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करता है। यानी अभिप्रेरणा के द्वारा क्या करते हैं, व्यक्ति की जो क्या इच्छा है, क्या भावना है, वो समझना है ना, और उसको संतुष्ट करने का प्रयास करना, जिससे व्यक्ति कार्य करने को तत्पर होकर संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना अधिकतम योगदान दे सके। क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट होता है ना, तो अच्छा से अच्छा कार्य करता है। अगला टॉपिक है अभिप्रेरणा की विशेषताओं के पॉइंट्स दे रखे। देखिए, पहला पॉइंट है, ये एक सतत प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया, जब तक संस्था चलेगी अभिप्रेरणा का कार्य भी चलेगा। ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। मनोवैज्ञानिक का मतलब होता है इसमें जो मनुष्य या कर्मचारी जो भी काम करते हैं ना, उनकी मनोस्थिति को चेंज करना, उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करना, इसलिए इसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक अवधारणा है। ये मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि है। अभिप्रेरणा के द्वारा मानव की जो आवश्यकता होती है ना, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। अभिप्रेरणा केवल मानवीय संसाधनों
मानव का ही कहता है। अभिप्रेरित किसको करते हैं? मानव को ही कर सकते हैं। निर्जीव वस्तु या भौतिक वस्तु को तो अभिप्रेरित नहीं किया जा सकता है ना। अभिप्रेरणा की विभिन्न विधियाँ, अलग अलग विधियाँ हैं अभिप्रेरणा की। मौद्रिक है, मौद्रिक अलग अलग विधियाँ हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। अभिप्रेरण संतुष्टि का कारण नहीं अपितु परिणाम है। अभिप्रेरित होता है ना व्यक्ति, तो संतुष्टि का कारण नहीं, परिणाम, यानी कि वो अच्छा काम करेगा, परिणाम देगा उसका। ये व्यक्तियों की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता में भी वृद्धि करता है। यानी कि अभिप्रेरित व्यक्ति काम अच्छा करेगा, है ना, ज़्यादा करेगा, उससे कार्यक्षमता बढ़ेगी। अभिप्रेरणा मनोबल से भिन्न होती है। मनोबल अलग चीज़ है, अभिप्रेरणा अलग चीज़ है, ठीक है ना, थोड़ा डिफरेंट है। अभिप्रेरण में संपूर्ण व्यक्ति अभिप्रेरित होता है, न कि इसको कोई एक भाग। यानी आज व्यक्ति को जो अभिप्रेरित किया था ना, तो पूरा व्यक्ति, संपूर्ण व्यक्ति ही अभिप्रेरित होगा, उसका कोई हिस्सा तो होता नहीं इसमें। ये प्रबंध की सफलता का कारण और परिणाम दोनों है। यानी सफलता, संगठन की सफलता का कारण और परिणाम दोनों के रूप में होता है। अगला टॉपिक है अभिप्रेरणा की आवश्यकता एवं महत्व। उत्पादन के विभिन्न साधनों में मानव ही सजीव एवं सक्रिय साधन है और अभिप्रेरणा के माध्यम से मनुष्य को सक्रिय एवं गतिशील बनाया जा सकता है। यदि मानवीय संसाधन अभिप्रेरित होकर कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएगा तो उत्पादन के जो अन्य साधन है ना, जैसे मशीन, माल, उनका श्रेष्ठ उपयोग हो जाएगा और संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इसके लिए रेंसिस लिकट ने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा को प्रबंध का हृदय माना है। हृदय, जिस प्रकार से हृदय का मतलब होता है शरीर में, हृदय का क्या महत्व है, उसी प्रकार से जो है प्रबंध में जो है अभिप्रेरणा का महत्व है, ठीक है। और अभिप्रेरणा का संबंध मानवीय पहलू से है। इससे क्या होता है, व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है, संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है। अगर हम कर्मचारी को अभिप्रेरित नहीं करेंगे ना, तो क्या होगा, उनकी कार्यक्षमता में निरंतर जो है ह्रास होता जाएगा, कमी आती जाएगी। इसके लिए एलेन ने क्या लिखा है, अपर्याप्त अभिप्रेरित व्यक्ति एक सुदृढ़ संगठन का प्रभाव समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, अगर व्यक्ति को यानी कर्मचारियों को अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा तो कितना भी मजबूत संगठन क्यों न हो, धीरे धीरे उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसके बारे में और भी बातें आई है, जैसे अभिप्रेरण के माध्यम से कर्मचारियों को इस चुनौतीपूर्ण व्यवहार, उनकी इच्छाओं, भावनाओं, संवेगों, उद्वेगों, आवश्यकताओं, महत्वाकांक्षाओं, प्रेरणाओं आदि को समझकर उनके व्यवहार को संस्था के अनुकूल बनाया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति काम करते हैं ना, देखो ये काम बहुत बड़ा जटिल है, चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि मानव की जो भावना होती है ना, उसको समझना भी बहुत कठिन काम होता है कि आज कर्मचारी के मन में क्या है, वो क्या चाहता है ना, तो इसको समझना भी बहुत मुश्किल काम होता है, जटिल काम होता है। तो इस प्रकार से अभिप्रेरणा में क्या है कि जो कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं ना, कर्मचारी होते हैं, जो भी होते हैं, उनकी भावनाओं को, आवश्यकताओं को, है ना, इच्छाओं को समझा जाता है और उनके व्यवहार को संस्था के अनुकूल बनाया जाता है। और कर्मचारी में संस्था के प्रति अपनत्व, निष्ठा, वफादारी की भावना पैदा की जाती है। और अभिप्रेरणा के महत्व के संबंध में जो है जनरल फूड कॉर्पोरेशन के भूतपूर्व अध्यक्ष क्लेरेंस फ्रांसिस का भी एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा कथन बताया इन्होंने कि आप किसी व्यक्ति का समय खरीद सकते हैं, आप किसी व्यक्ति की विशिष्ट स्थान पर शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं, किंतु आप किसी का उत्साह, पहलपन या वफादारी नहीं खरीद सकते। क्या मतलब है, समय खरीद सकते हैं, स्थान पर उसकी शारीरिक उपस्थिति खरीद सकते हैं। यानी कोई कर्मचारी काम करता है, वो आपकी मतलब फैक्ट्री के अंदर काम करता है, वो आता है, शारीरिक उपस्थिति आप खरीद सकते हैं कि वो उपस्थित है शारीरिक रूप से, है ना। और समय भी खरीद सकते हैं, समय का मतलब उसकी 8 घंटे की ड्यूटी तो 8 घंटे वो रहेगा वहाँ पर, लेकिन उसका कार्य के प्रति उत्साह कितना है, पहलपन कितना है, वफादारी कितनी है, ये हम नहीं खरीद सकते हैं। ये किसके द्वारा खरीद सकते हैं, अगर हैं अभिप्रेरणा के माध्यम से। अभिप्रेरणा के माध्यम से हम उसकी जो है उत्साह को, वफादारी को, पहलपन जो की भावना होती है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं अभिप्रेरणा के माध्यम से, ताकि व्यक्ति अच्छे से कार्य करेगा और संस्था प्रगति करेगी। अब अभिप्रेरणा के महत्व के भी कुछ बिंदु दे रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक।
किसी भी संस्था में निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। अभिप्रेरणा से कर्मचारियों को उन कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिनको करने से संस्था के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और संस्था के पास जो है प्रचुर मात्रा में वित्तीय संसाधन होते हैं, उच्च गुणवत्ता किस्म का माल होता है, श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी होती है, अन्य संसाधन भी उपलब्ध होने के बावजूद भी अगर अभिप्रेरणा नहीं होगी तो लक्ष्य प्राप्त करना जो है बहुत कठिन होगा। कहने का मतलब है किसी भी संस्था के पास कितने भी संसाधन क्यों न हो, ठीक है ना। संसाधन मतलब यहाँ पर दो संसाधन दो ही है मेन, तो मानवीय भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन भले कितनी भी मात्रा में क्यों न हो, लेकिन अगर उनको मानव को अभिप्रेरित नहीं किया जाएगा तो उन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं होगा और संस्था को लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए एलेन ने क्या कहा है, अपर्याप्त अभिप्रेरित कर्मचारी सुदृढ़ संगठन का प्रभाव भी समाप्त कर सकते हैं। ये भी आपको पहले ही बताया मैंने। अगर कर्मचारी अभिप्रेरित नहीं होगा तो कितना भी मजबूत संगठन क्या हो, धीरे धीरे उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। किसी भी संस्था के निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरणा बहुत आवश्यक है। अभिप्रेरणा जो है कर्मचारी को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जिनको कार्य करने से संस्था के लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। और संस्था के पास प्रचुर मात्रा में वित्तीय संसाधन, तकनीक, ये ऊपर ने पढ़ी ना अपन पहले वाले पैराग्राफ में, वो ही बातें हैं सारी वापस रिपीट हो रखी है। तो वो बातें जो आपको पहले पढ़ा दी गई इस पैराग्राफ में वही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, यदि एक मिनट, सेकंड पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट वापस देखेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट तो वो रिपीट पैराग्राफ था। सेकंड पॉइंट है कार्य संतुष्टि में अभिवृद्धि। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले कार्य के प्रति उनकी रुचि पैदा करके और उनकी महत्ता और उपादेयता का विश्लेषण करके और कर्मचारी की कार्य संतुष्टि को बढ़ाया जा सकता है। यदि कर्मचारी की कार्य के प्रति रुचि जागृत नहीं होगी ना, तो क्या होगा, कार्य के प्रति वह उत्साहित नहीं रहेगा। यही नहीं, एक कर्मचारी अपने लाभों की तुलना अन्य व्यक्ति के प्राप्त लाभों से करता है। अगर देखो कई बार क्या होता है, व्यक्ति जो काम करते हैं ना वो तो दूसरों से तुलना करता है कि ये कितना काम करता है, इसको कितना पैसा मिलता है, मुझे कितना मिलता है, तो तुलना तो करता ही व्यक्ति। अगर उसको अगर अभिप्रेरित किया जाएगा तो क्या होगा, अगर लाभ भी उसको ज़्यादा मिलेगा तो वो क्या करेगा, संतुष्टि महसूस करेगा। और अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारी इस आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। और अभिप्रेरणा आवश्यकता की पूर्ति के माध्यम से कर्मचारी को संतुष्ट करने का भी प्रयास करती है और उसको वित्तीय और अवित्तीय, देखो अभिप्रेरणा कितने प्रकार की, दो प्रकार की मेन होती है, वित्तीय अवित्तीय, जो हम इसी लेसन में आगे पढ़ेंगे। वित्तीय का मतलब जिसका संबंध पैसे से हो, अवित्तीय जिसमें पैसे का संबंध नहीं हो, सम्मान का अलग उसका दृष्टिकोण होता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को दो प्रकार से अभिप्रेरित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है संसाधनों का सदुपयोग। संस्था के जो मानवीय संसाधन हैं उनका कुशलतम उपयोग हेतु कर्मचारी को अभिप्रेरित करना आवश्यक है। एक कुशल कर्मचारी को यदि अभिप्रेरित नहीं किया गया तो उसकी कार्यक्षमता क्या हो जाएगी, अकुशल कर्मचारी के समान हो जाएगी, यानी कुशल होते हुए भी उसकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी। और अभिप्रेरणा से कर्मचारी की योग्यताओं का विकास करके संस्था के हित में उसका उपयोग किया जा सकता है। एक अभिप्रेरित कर्मचारी व्यक्तियों के हितों की अपेक्षा संस्था के हितों को प्राथमिकता देता है। अगर व्यक्ति अभिप्रेरित होगा ना तो उसका लक्ष्य क्या होगा, संस्था का हित है ना, संस्था हित को देखेगा। अगला है मनोबल में वृद्धि। मनोबल का अर्थ होता है कार्य करने की इच्छा का नाम है मनोबल, ठीक है। अभिप्रेरणा से कार्य कर्मचारियों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है। अगर मानसिक संतुष्टि के परिणाम स्वरूप उस कर्मचारी का व्यवहार प्रवृत्ति संस्था के अनुकूल बनती है, जिससे कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की जो इच्छा होती है वो जागृत होती है, उनका मनोबल बढ़ता है। पांचवा पॉइंट है अच्छे श्रम संबंधों का निर्माण। अभिप्रेरणा इस बात पर बल देती है कि श्रमिक एक मनुष्य है, उसके साथ सम्मानजनक मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा से प्रबंधकों और कर्मचारियों के मध्य पारस्परिक सहयोग और विश्वास पनपता है, जिससे कर्मचारियों की शिकायतों, हताशा, हड़ताल, तालाबंदी आदि में कमी आती है और वह अच्छे श्रम संबंधों की स्थापना होती है। कहने का मतलब है अभिप्रेरणा के माध्यम से मनुष्य का व्यवहार बदलता है। तो वो जो आए दिन फैक्ट्रीज में होती है ना, जैसे हड़तालें करना है ना, शिकायतें करना, ये सारी जो होती है ना वो सब कम हो जाती है अगर व्यक्ति को अभिप्रेरित किया जाए।
नेक्स्ट पॉइंट, कर्मचारी अनुपस्थिति एवं आवर्तन में कमी। अभिप्रेत कर्मचारी अपने कार्य और वातावरण से संतुष्ट होता है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सहयोग देता है, जिससे कर्मचारी अनुपस्थिति में भी कमी आती है, यानी कि एब्सेंट नहीं रहता वो काम, है ना। और अभिप्रेत कर्मचारी स्थायी रूप से संस्था में बने रहते हैं, जिससे श्रम आवर्तन दर में कमी आती है। कहने का मतलब है, अगर कर्मचारी अभिप्रेत होगा, संतुष्ट होगा, तो वो मन लगा के काम भी करेगा, अनुपस्थित भी नहीं होगा और वो संस्था को छोड़कर भी नहीं जाएगा, है ना। क्योंकि जब कर्मचारी संतुष्ट होते हैं ना, तो वहाँ काम करना वो पसंद करते हैं उस संस्था के अंदर। तो श्रम आवर्तन का मतलब है श्रमिकों का आना जाना, यानी कि जो कई बार हम देखते हैं ना कि कर्मचारी आते रहते हैं, जाते रहते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, वो संतुष्ट नहीं होते ना, तो इस प्रकार का जो है वो रवैया भी उनका नहीं रहेगा। इस प्रकार से जो है अभिप्रेरणा जो है कर्मचारी की अनुपस्थिति और आवर्तन दर में कमी ला सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रबंध की कार्यों का आधार। प्रबंध के जो विभिन्न कार्य हैं, जैसे बताया नियोजन है, संगठन है, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण आदि को संपन्न करने के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अभिप्रेरणा प्रबंध का कोई अलग से कार्य नहीं है। अभिप्रेरणा तो प्रबंध के सभी कार्यों में निहित है, यानी कि नियोजन, जितने भी कार्य अभी बताए ना, इन सब में अभिप्रेरणा आवश्यक है। यदि कर्मचारी को अभिप्रेरित नहीं किया गया तो प्रबंध के जो ये कार्य है वो सही ढंग से पूरे नहीं होंगे। इसके लिए एक विद्वान ने कहा, ब्रीच, उन्होंने क्या कहा, अभिप्रेरण की समस्या प्रबंध की कार्यवाही की कुंजी है ना। अगर अभिप्रेरित किया जाएगा तो प्रबंध के सभी कार्य जो है आसानी से संपन्न किए जाएंगे। नेक्स्ट है परिवर्तनों में सुविधा। कर्मचारियों को परिवर्तनों के लिए हमेशा क्या होता है, नकारात्मक सोच होता है। यानी संस्था के अंदर कोई चेंज होता है ना, परिवर्तन आता ना, तो कर्मचारी उसका विरोध करते हैं। वे इस नकारात्मक रवैये के कारण परिवर्तनों का विरोध करते हैं। अभिप्रेरणा के द्वारा कर्मचारियों के इस नकारात्मक चिंतन को सकारात्मक चिंतन में परिवर्तित करने में सरलता और सुगमता रहती है। यानी कि व्यक्तियों को, ये कर्मचारियों को ये समझाया जाएगा कि ये जो परिवर्तन किया जा रहा है उसका आपके लिए कितना लाभदायक होगा या आपके हित में कितना अच्छा होगा। ये अभिप्रेरणा के माध्यम से कर्मचारियों को समझाया जाएगा, जिससे उनकी नकारात्मक सोच जो है सकारात्मक में बदल जाएगी। ठीक है ना। और वर्तमान समय में आप जानते हैं कि परिवर्तन तो होते ही हैं, बिना परिवर्तन तो कोई भी संस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। जैसे टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, कई चीज़ों में परिवर्तन होते रहते हैं। अगर हम अभिप्रेत व्यक्ति को अभिप्रेरित करेंगे तो उस परिवर्तनों का वो विरोध नहीं करेगा और आसानी से उसे अपना लेगा। नेक्स्ट है समूह भावना का विकास। अभिप्रेरणा की क्रियान्विति से कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं, लाभान्वित होते हैं, उनके मध्य स्नेह, सहयोग, सामंजस्य की भावना का भी विकास होता है। इन भावनाओं से उत्पन्न होने से समूह भावना है ना, वो भी पनपती है, जिससे संस्था के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट 10, संस्था ख्याति में वृद्धि। जिस संस्था में कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उस संस्था की ख्याति भी बढ़ जाती है। लोग जो है या कर्मचारी जो है उस संस्था में काम करना पसंद करते हैं, जहाँ उनकी आवश्यकताओं को, इच्छाओं को, है ना, पूरा किया जाता है, उन्हें खुश रखने का प्रयास किया जाता है। तो वहाँ पर जो है कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं, उस संस्था की ख्याति बढ़ती है और अन्य संस्थाओं से भी कर्मचारी उस संस्था में आना पसंद करते हैं। ठीक है ना। वो भी चाहते हैं कि हम इस संस्था में कार्य करें, क्योंकि संस्था की ख्याति बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, व्यावसायिक प्रबंध की कुंजी। EFL ब्रीच ने क्या कहा है कि अभिप्रेरणा व्यावहारिक प्रबंध की एक कुंजी है तथा निष्पादित रूप से प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। सभी प्रबंध के कार्यों में अभिप्रेरणा की क्रियान्विति आवश्यक है और अभिप्रेरणा के क्रियान्वयन से ही प्रबंध के कार्यों में गति लाई जा सकती है। इसका मतलब ये है कि अभिप्रेरणा प्रबंध के कार्यों की कुंजी, यानी प्रबंध के जितने भी कार्य हैं, जैसे नियोजन, संगठन, निर्देशन, ना, समन्वय, नियंत्रण, इन सभी कार्यों को संपन्न करने के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक है। अगर अभिप्रेरणा होगी तो ही इन सभी कार्यों को आसानी से संपन्न किया जा सकेगा और संस्था के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। ये आपके 11 पॉइंट जो है इसकी आवश्यकता और महत्व के संबंध में पूरे हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक अभिप्रेरणा की जो तकनीकें हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।